अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। अच्छा, आज बेसिकली हमारी क्लास नंबर 11 है वालेकुम जिसमें सलाम। आज ना बेसिकली हमारी क्लास नंबर 11 है जिसमें ना हम एक एआई टूल डेवलप करेंगे, जिसमें जो है हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो पीछे चीज़ें सीखी हैं उसी फ्लो के तहत ये भी क्लास जो है उसके साथ मर्ज की गई है ताकि हमें जो पिछला जो फ्लो हमने सीखा है, पिछला लॉजिक सीखा है, उसमें मज़ीद हमें ग्रिप हासिल हो जाए, मज़ीद हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि इन फ्यूचर हम जो है एडवांस लेवल पे भी जब जाएँ तो हमें बेसिक चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो इसलिए आज भी जो है वो पिछली वाली क्लासेस से रिलेटेड ये टूल जो है वो हम प्रॉम्प्ट की मदद से डेवलप करेंगे। ये जो चीज़ें हमने जो यानी कि थिंग्स हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखी थी उसको यूज़ करते हुए आज जो है ये टूल हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसका नेम है एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज़र टूल। अब बेसिकली ये टूल क्यों डेवलप करेंगे, इसका क्या पर्पस होगा, इसका क्या बेनिफिट होगा। इसका पर्पस ये होगा कि हम जो है जीपीटी का यूज़ करते हैं, हम क्लाउड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो है वो डीपसीक यूज़ करते हैं, हम जो है ग्रोक यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट अपने यानी कि उनको सही करवाने के लिए, प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखवाने के लिए। लेकिन हम जो है अपना एक मिनी टूल डेवलप करते हैं प्रॉम्प्ट के हवाले से कि अगर हम जब कोई प्रॉम्प्ट राइट करें या जब हमें कोई प्रॉम्प्ट में इशू आ रहा हो, मसला आ रहा हो, तो हमें जीपीटी, क्लाउड या जेमिनी के पास ना जाना पड़े। हम अपने टूल को एलएलएम मॉडल के साथ मर्ज करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें अपने प्रॉम्प्ट को यानी कि कंसाइज करवाते वक्त प्रोफेशनल वे में किस तरह प्रॉम्प्ट यूज़ करना है उस चीज़ का हमें आइडिया हो सके। और ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारा टूल करेगा। तो बेसिकली आज जो मकसद है वो यही है कि इस टूल की मदद से, ये जो टूल है वो हमें इस तरह हेल्प देगा कि इस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ठीक है। नाउ डेज जीपीटी यूज़ करते हैं, हम क्लाउड यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, प्रोफेशनल वे में प्रॉम्प्ट को राइट करवाने के लिए। नो डाउट ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं, लेकिन हम जो है एज अ प्रैक्टिस के तौर पे अपना एक टूल डेवलप करेंगे और हमें इस चीज़ से, इस टूल को डेवलप करने के बाद ये यानी कि आइडिया हो जाएगा, ये चीज़ हम लर्न कर जाएंगे कि यार वाकई में हमने जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट को एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो एज अ प्रैक्टिस के तौर पे हम अपने इस टूल को डेवलप करेंगे। कहते हैं कि बट मैनी पेपर, बहुत से ऐसे पीपल है जो कि बैड रिजल्ट हासिल करते हैं बिकॉज देयर प्रॉम्प्ट्स आर वीक। कि जब हमारे प्रॉम्प्ट ही वीक होंगे, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस ही वीक होंगी, तो हमें अंडरस्टूड बात है कि एआई से जो रिजल्ट है, एआई से जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं वो भी हमें वीक मिलेगी। तो कहते हैं कि इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अपने एक टूल डेवलप करते हैं जो कि हमारी इस मसले को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यूज़र जो है प्रॉम्प्ट राइट करेगा, एआई उसको इम्प्रूव करेगा और यूज़र को बेहतर जो रिजल्ट है, बेहतर प्रॉम्प्ट जो है वो मिलेंगे। तो प्रॉम्प्ट का जो आइडिया है उसको हम डिस्कस करते हैं, देन हम इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है उस पे आते हैं। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है मैंने ऑलरेडी इसको एडजस्ट किया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने इसे क्या दिया है, एक्ट दिया है कि एक्ट एज अ सीनियर एआई फुल स्टैक डेवलपर। कि भाई तुम एक सीनियर एआई फुल स्टैक डेवलपर हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी हो और यूआई डिजाइनर भी हो। मैंने तीन रोल इसे असाइन किया। अब तीनों रोल एट अ टाइम असाइन इसलिए किए ताकि ये तीनों की जो एक्सपर्टीज है उनको मर्ज करते हुए एक ऑटोमेटिक जो रोल है उसको पिक करें। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करवाने का एक टूल डेवलप कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो रोल है वो देना मस्ट है। अब यूआई डिज़ाइनर इसलिए दिया है ताकि जो इसका जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करे। ठीक है, और फुल स्टैक डेवलपर इसलिए दिया है क्योंकि ये जो टूल है ये जस्ट ओनली स्टैटिक नहीं होगा, इसमें डायनामिकली हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होगा एपीआई की मदद से। इसलिए इसको फुल स्टैक का यानी कि मैंने वर्ड यूज़ करने की इसमें कोशिश की है। नीचे मैं इसका टास्क बता रहा हूँ कि क्रिएट अ कंप्लीट, कि आपने भाई ये कंप्लीट जो है एक एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर वेब ऐप बनानी है। किसकी मदद से बनानी है? एचटीएमएल की मदद से, सीएसएस की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से और ग्रोक एपीआई की यूज़ करनी है। उसके साथ साथ आपने फ्री वाले जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको यूज़ करना है। देन जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा टूल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले ना हमारे प्रोजेक्ट का आता है इंटरफेस। क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ डेवलप करनी होती है, कोई वेब ऐप या वेबसाइट, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसके यानी कि इंटरफेस पे बात करते हैं कि भाई इसका जो यूआई है वो किस तरह का होगा।
तो इसके इंटरफेस को बयान करने की कोशिश की है कि डिज़ाइन आ मॉडर्न, आप एक मॉडर्न और क्लीन इंटरफेस बनाना है, ठीक है। उसके बाद ना पेज को मज़ीद यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया कि जो एआई टूल का जो कह लें कि यूआई होगा, उसका जो पेज है वो क्या-क्या चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। सबसे पहले बताया कि इसका जो टाइटल है वो होगा एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। देन बताया जा रहा है कि अ लार्ज टेक्स्ट एरिया प्रॉम्प्ट वेयर यूजर कैन राइट देयर प्रॉम्प्ट। अब लार्ज टेक्स्ट एरिया से क्या मुराद है कि आपको पता है कि होती है इनपुट हमारे पास, एक होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि अगर हम इनपुट को थोड़ा एक्सटेंड कर दें ना, उसमें ज़्यादा स्पेस कर दें, ज़्यादा गैप कर दें, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इनपुट होती है हमारे पास कह लें कि ऐसी फील्ड जिसमें हम मिनिमम विड्थ कह सकते हैं इनपुट के लिए और मैक्सिमम विड्थ कह सकते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए। वेयर यूजर कैन राइट देयर प्रॉम्प्ट, यूजर अपना प्रॉम्प्ट राइट कर सकता है। एक बटन होगा जिसका नाम होगा ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट। अब बेसिकली आप एक चीज़ नोट करें, ये हु बहू इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% प्रॉम्प्ट का जो टेम्पलेट है वो कल वाला ही है। तो इसी टेम्पलेट को यूज़ करने का क्यों मैं यानी कि इसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर एक हमारे पास प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट है, एक प्रॉम्प्ट का हमने फार्मूला यूज़ किया है, तो उस प्रॉम्प्ट को हम किस तरह मल्टीप्लाई पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेन जो लुब्बे लुबाब है, मेन जो मकसद है वो ये है, इसलिए इसी टेम्पलेट को अगेन यूज़ किया जा रहा है। अब इसमें इंक्रीमेंट किया है कुछ, वो मैं आपको नीचे मेंशन करवाता हूँ। देन रिजल्ट सेक्शन, एक इसका जो रिजल्ट सेक्शन होगा वेयर द ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट विल अपीयर, जहाँ ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट जो है वो अपीयर होगा। अब उस पेज का ना सारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरह उस पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा। उसके बाद में एक लोडिंग का इंडिकेटर होगा जो कि एआई प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, कि जब एआई प्रोसेस कर रहा होगा तो एक हमें लोडिंग का जो कह लें कि साइन है वो शो होगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी एपीआई वगैरह जो है वो हिट हो रही है। उसके बाद कॉपी प्रॉम्प्ट का ऑप्शन होगा, बटन टू कॉपी द ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, के यूजर जो है जो उसने प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज करवाया होगा वो कॉपी कर लेगा। देन मैं बता रहा हूँ कि भाई इसका जो पेज है, ये सारा जो लेआउट है, यूआई है, वो एक रिस्पॉन्सिव वे में मोबाइल स्क्रीन पे बेस्ट विजिबल होना चाहिए। उसके बाद इसके सेकंड कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं कि एआई फंक्शनैलिटी का बताया जा रहा है कि इसमें फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी होगी। व्हेन द यूजर सबमिट अ प्रॉम्प्ट, जब यूजर सबमिट करेगा प्रॉम्प्ट को, एआई क्या करेगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, उसके प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी कि वो कोशिश करेगा क्या क्या इसकी क्लैरिटी हो सकती है, कौन सी इसमें डिटेल ऐड करनी चाहिए। उसके बाद ऐड स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, यूजफुल कॉन्टेक्स्ट बताएगा। देन उसको रिटर्न करेगा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट गोल्डन फार्मूला आरटीसीओ। यानी कि आरटीसीओ क्या है कि रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये वाला जो टूल है यूजर के प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करके उसे प्रोवाइड करेगा। नीचे मेंशन किया जा रहा है कि द एआई रिस्पॉन्स शुड कंटेन, एआई का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट की सूरत में होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होंगी। देन ऑप्शनल टिप्स में ये है कि वो उसको राइटिंग बेहतर प्रॉम्प्ट यानी कि गुड प्रॉम्प्ट्स राइट करने की टिप्स भी बताएगा, ट्रिक्स भी बताएगा कि किन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप एक प्रोफेशनल वे में एक अच्छा प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हो। तो मेन जो प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो कि मैंने इस एआई ऑप्टिमाइजर टूल का इस तरह अरेंज किया है। अब मेन जो है ना सबसे अहम काम है कि इस प्रॉम्प्ट का जितना भी दारोमदार है इस आउटपुट पे है। अगर आउटपुट में हमने रद्दो बदल कर दिया, आउटपुट में हमने कोई और चीज़ मेंशन कर दी, तो सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है वो यानी कि हमें एग्जैक्ट वैसा रिजल्ट नहीं एआई देगा हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक जैसी हमने एक्सपेक्टेशन की है। अब आउटपुट में मैंने चीज़ क्या मेंशन किया कि यू विल प्रोवाइड, आप क्या करोगे भाई, मुझे प्रोवाइड करोगे इसका जो आउटपुट है इस सिनेरियो में कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आप एनालाइज करोगे, किस चीज़ को एनालाइज करोगे, उसके फ्लो को। देन मुझे प्रोवाइड करोगे उसका फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल सर्वलेंस फंक्शन। अब वर्चुअल सर्वलेंस फंक्शन क्यों यूज़ किए हैं अगेन मैंने, बिकॉज ये जो चीज़ है ये डायनामिकली बनेगी, स्टैटिक नहीं बनेगी, तो इसलिए इसके लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का होना ज़रूरी है। अगर हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों अलग अलग बनाते हैं तो हमारा टाइम टेकन भी ज़्यादा लगता है, और हमें जो है इस चीज़ को फिर एपीआई को इंटीग्रेट करने में, एंड पॉइंट्स को यानी कि एडजस्ट करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए मैंने जस्ट ओनली एक ही फोल्डर में रखने के लिए वर्चुअल के सर्वलेस फंक्शन का यूज़ किया है, ताकि हमें बैकएंड जो है वो सेपरेट नहीं बनाना पड़े। लेकिन इधर एक बात क्लियर कर दूं, जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें जारी बात है कि एक यूज डाटे के लिए, यूज वेबसाइट के लिए, या यूज कह रहे कि टूल के लिए हमें हैवी बैकएंड की जरूरत होगी। जब हमें हैवी बैकएंड बनाना पड़ेगा फिर हम सेपरेट ही बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटे टूल्स के लिए, माइनर प्रैक्टिस के लिए ये जो चीज़ है ये बेस्ट है, ठीक है।
उसके बाद मैं से कह रहा हूँ कि भाई देन विल प्रोवाइड, आप क्या करोगे, मुझे प्रोवाइड करोगे ऑल फाइल्स, तमाम फाइल्स को कंप्लीट कोड के साथ इन सीक्वेंस स्टेप्स, एक सीक्वेंस स्टेप्स वाइज, एंड विल यू, और उसे उसे मैं बता रहा हूँ कि व्हेन यू विल रिसीव डन मैसेज देन विल प्रोवाइड द नेक्स्ट अप फाइल ऑफ कोड, कि जब आप जो है इस मैसेज को रिसीव करोगे ना, डन के मैसेज को रिसीव करोगे, देन आप क्या करोगे, मुझे नेक्स्ट फाइल का जो कोड है वो प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये सारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये हमने सॉरी आप देख सकते हैं जितना भी प्रॉम्प्ट था उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और उसके जो आउटपुट है उसको मैंने मेंशन किया है कि ये सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है इसका जो आउटपुट है वो किस तरह चाहिए। तो अब हम इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो करते हैं। तो सबसे पहले ना इस प्रॉम्प्ट को करते हैं कॉपी, तो कंट्रोल ए सिलेक्ट और कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और आते हैं अपने क्लाउड के पास, और इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लाउड ओपन किया है, सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है इसके इंटरफेस में पेस्ट कर दिया है। अब जैसे इंटर करता हूँ लोडिंग होगी, जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी ये सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है क्लाउड के इंटरफेस में इन हो गया है आपके सामने। और क्लाउड क्या कर रहा है, इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। सबसे पहले वो उसको एनालाइज करेगा, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन की थी। देखें पहले स्टेप में उसने बता दिया कि आई एनालाइज द फ्लो एंड प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोजेक्ट, कहता है कि मैंने क्या किया है कि एनालाइज कर लिया है, ठीक है, और उसका जो फ्लो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फ्रंट एंड का बता रहा है कि HTML CSS जावा वर्सल सर्वर, जो वर्सल के सर्वलेस फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, ठीक है, ग्रो के पी की है, ठीक है। अब ये एनालाइज कर रहा है, मे बी इंटरनेट का इशू इसलिए अगेन ये टेकिंग ले रहे हैं। ठीक है जी, वो कहता है कि मैं आपके जो फ्लो है उसको एनालाइज करूंगा देन आपको प्रोवाइड। अच्छा जी, इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले ना हमें उसका आर्किटेक्चर समझा रहा है सारा कुछ, यानी कि उसका जो मेन साख्त है, मेन उसका लुबे लुबाब है वो समझा रहा है कि फ्रंट एंड के लिए भाई आप ये चीज़ें यूज़ करोगे, आपकी जो पोस्ट एपीआई की लगेगी वो आप एक वर्सल का सर्वलेस फंक्शन बनाओगे, ग्रो एपीआई की के लिए आप एपीआई की लगाओगे, उसका जो एलएलएम मॉडल है वो यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, जो सर रिस्पॉन्स में जाएगा बैक टू फ्रंट एंड, उसका जो डिस्प्ले है वो ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस टिप्स की सूरत में आएगा। ये सारा उसका आर्किटेक्चर होगा जो कि हमने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन की थी। अब वो नीचे क्या कर रहा है, उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है पहले वो बना रहा है। तो ये एग्जैक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर वही कल वाला है जो हमने ए आई कंटेंट एनालाइजर टूल के लिए डेवलप किया था। तो ये सारे का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर हमने जो है एग्जैक्ट वैसे ही अपने VS कोड में जाके इसको यानी कि यूज़ करना है। तो सबसे पहले ना इसका हम फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, देन हम इसकी फाइल्स पे आते हैं। तो इसने बनाया AI प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर के नेम से एक फोल्डर। तो मैंने VS कोड ओपन किया तो मैंने भी एक AI प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर के नेम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। देन इसने एक API फोल्डर बनाया है। ये API फोल्डर क्यों बनाया है, इसने बैकएंड के लिए बनाया है, क्योंकि ये जो ऑप्टिमाइज डॉट जेएस की फाइल है ना, ये वर्सल का सर्वलेस फंक्शन है। जब API की कॉल होगी वो कॉल इस एंड पॉइंट से होगी, इसलिए इसने वर्सल के सर्वलेस फंक्शन का यूज़ किया। तो इस API फोल्डर को कॉपी करते हैं, अपने VS कोड में आते हैं और इसको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसी फोल्डर के अंदर इस फाइल ने होना है। अभी बेसिकली ना इसी फोल्डर के अंदर इसी फाइल ही होना है, ऑप्टिमाइज डॉट जेएस की फाइल है जहां हम वर्सल के सर्वलेस फंक्शन की मदद से एपीआई को कॉल करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, VS कोड में आते हैं और एपीआई फोल्डर के अंदर इस फाइल को जो है वो पेस्ट कर देते हैं। देन हम अपने अगेन क्लाउड पे आते हैं। अब हमने करना क्या है कि बेसिकली ये जो पब्लिक का फोल्डर है ना, ये बना कहाँ है, ये जो मेन फोल्डर है AI प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर में, यहाँ ये क्रिएट हुआ है। तो ऐसा करते हैं, ये पब्लिक का फोल्डर जो है ये कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद VS कोड में आते हैं, और अब हमने जो फोल्डर है ना ये API के अंदर नहीं बनाना, क्योंकि आप जरा फोल्डर स्ट्रक्चर पे जरा गौर करें कि ये जो फोल्डर है ये मेन जो फोल्डर है उसके अंदर बना है, ना कि API के अंदर बना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर हम इसके अंदर मर्ज करेंगे ना तो हमारा जो सारे का सारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट वो पेज नहीं मिलेगा जब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए फोल्डर स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से हमने जो है वो क्रिएट करना होता है। तो अब हमने जो है पब्लिक का फोल्डर बनाना है, तो ये फोल्डर बनाने के लिए मैंने पब्लिक जो है वो पेस्ट कर दिया इधर आके, ठीक है। तो ये जो स्पेस है थोड़ी सी बैक कर देता हूँ, तो पब्लिक का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर ना तीन मेन फाइल्स हैं, एक है index.html, एक है style.css और एक है app.js।
अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या है कि हमारी मेन फाइल है जो कि हमारे यूआई को बनाएगी। सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस कौन सी फाइल है, ये ऐसी फाइल है जो कि स्टाइल करेगी। और ऐप डॉट जेएस कौन सी फाइल है, ये जो कि फ्रंट एंड का लॉजिक क्रिएट करेगी। तो ये तीनों फाइल्स को हमने कॉपी करना है। सबसे पहले ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को कॉपी करते हैं, वीएस कोड में आते हैं, और ये पब्लिक फोल्डर के अंदर है तो इसको पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हमने जनरेट करना है, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आ गई। उसके बाद स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल जो है इसको कॉपी करते हैं, अपने वीएस कोड में आते हैं, इसको भी पब्लिक फोल्डर के अंदर ही हमने यानी कि यूज करना है। देन हमारे पास रहेगी ये ऐप डॉट जेएस की फाइल, ठीक है। अब ऐप डॉट जेएस की फाइल को कॉपी करते हैं, पब्लिक फोल्डर में आते हैं और इसी फाइल को इधर भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने ये तीन फाइल जो है वो क्रिएट कर ली। अब हमारे पास आती है डॉट env फाइल। अब env फाइल बेसिकली क्या होती है, env फाइल वो फाइल होती है जो कि हमारी एपीआई को फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करके हिट करवाने के लिए यूज होती है। यानी कि env फाइल अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारे एंड पॉइंट से अगर हम कोई एपीआई की लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल हम करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल के प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोकल पे टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास लोकल पे टेस्ट करने के लिए env फाइल का होना जरूरी है। तो ये env फाइल को कॉपी करते हैं, ठीक है। अब env फाइल भी जो है वो मेन फोल्डर में है, ना कि ये पब्लिक फोल्डर में। ये नोट कीजिएगा जरा कि env फाइल भी इस मेन फोल्डर में एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर में है, ये पब्लिक या एपीआई फोल्डर में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको भी हमने सेपरेट ही क्रिएट करना है। तो ये न्यू फाइल पर क्लिक किया, env फाइल जो है वो हमने इधर क्रिएट कर ली। इसको बैक स्पेस कर देते हैं ताकि, ठीक है, डॉट env, ये हमने env फाइल जो है वो क्रिएट कर ली। अब हमने आगे करना है गिट इग्नोर की फाइल। अब गिट इग्नोर की फाइल भी मेन फोल्डर में है, तो हमने इसको भी इधर जो है वो जनरेट कर लेना है, इस फाइल पे क्लिक करना है, तो गिट इग्नोर की फाइल भी हमने क्रिएट कर ली। अब हमारे पास आता है वर्सल जोसन की फाइल। वर्सल जोसन की फाइल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन और राउटिंग के लिए यूज हो रही है, तो इसको भी हमने कॉपी करना है, ठीक है, और फाइल पे क्लिक करना है, और ये जो वर्सल जोसन की फाइल है ये भी हमने क्रिएट कर ली। देन हमारे पास आती है लास्ट फाइल पैकेज जोसन की फाइल, जो कि डिपेंडेंसीज के लिए है, तो इसको भी हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और ये जो फाइल है ये हमने क्रिएट कर ली। अब एग्जैक्ट हमने वैसा ही फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जैसा क्लाउड हमें बता रहा है कि भाई आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए, तो हमने एग्जैक्ट वैसा ही किया कि एपीआई का फोल्डर बनाया है, फाइल बनाई, पब्लिक फोल्डर, तीन फाइल्स, देन env फाइल, देन गिट इग्नोर की फाइल। अब सबसे पहले क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में ये चीज मेंशन की थी कि भाई जब तक आपको ओके का मैसेज रिसीव नहीं होगा, आप हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें जो है वो नेक्स्ट जो है स्टेप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, कि हमने इसे डन का मैसेज, सॉरी ओके कह दिया, डन का मैसेज जब तक हमें इसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें जो है ये आगे वाला जो स्टेप है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। देखिए कि ये इसकी मदद से, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम प्रॉम्प्ट को सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एआई टूल को हम अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने हैंड ओवर कर सकते हैं, जैसा हम एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं, जैसा आउटपुट चाह रहे हैं, ये वो एग्जैक्ट वैसा ही आउटपुट हमें देने की कोशिश करेगा। अब मैंने एक चीज मेंशन की थी कि जब तक आप डन का मैसेज नहीं वसूल करते, आपने नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो नहीं देना। अब वो कह रहा है कि स्टेप 1 1 to 6 वर्सल जोसन, ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है, अगर आप डन कहते हो स्टेप 2 में ये होगा, 2 to 6, ठीक है, स्टेप 3 में ये होगा, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग स्टेप के हवाले से बता रहा, फाइनल फोल्डर स्ट्रक्चर उसने ये बता दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये देखें, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के हवाले से जो फाइल्स है वो जनरेट कर दी, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल जो है वो कॉपी करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं, इसकी जो फाइल है वो कॉपी करते हैं। फाइल कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाते हैं, ठीक है, और इस फाइल को करते हैं सेव, ठीक है। अब हम अगेन आते हैं अपने क्लाउड के पास, स्टाइल और सीएसएस की फाइल पे आते हैं, इस फाइल को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद स्टाइल और सीएसएस में आके इस फाइल को कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, सेव करते हैं फाइल। उसके बाद हम ऐप पे आते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ऐप की हमारी जो फाइल है वो ये है पब्लिक फोल्डर में, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं फाइल को। देन हम आते हैं ऑप्टिमाइज फाइल पे। अब ऑप्टिमाइज फाइल कौन सी है, वो वर्सल के सर्वलेस फंक्शन वाली है, जहाँ हमने ऑप्टिमाइज डॉट जेएस के नेम से बनाई है, ये वाली फाइल है। तो इसको हमने क्लिक करना है, कोड इसके अंदर पेस्ट किया है, सेव करते हैं फाइल को। देन हम आते हैं, हमारे पास वर्सल जोसन की फाइल आती है, ठीक है। अब वर्सल जोसन की फाइल कॉपी की, ठीक है, वर्सल जोसन ये रहा हमारे पास, इधर आके हमने फाइल को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है पैकेज जोसन की फाइल, इस फाइल को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, पैकेज जोसन में आते हैं और इस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये फाइल जो है जैसे इसने बताया ये हमने पेस्ट कर दी।
उसके बाद हमारे पास आता है गिट इग्नोर की फाइल। अब गिट इग्नोर की फाइल जो है वो कॉपी करते हैं, ठीक है, और गिट इग्नोर में आते हैं, इस फाइल को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये गिट इग्नोर में बेसिकली डॉट env है, डॉट पर्सनल है, डॉट लॉग है, डॉट ts स्टोर है, और डॉट मॉड्यूल नॉट मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स है, ताकि जो है जो भी सिक्योरिटी के इशू है वो गिटहब पे जो है वो अपलोड ना हो, गिटहब ब्लॉक ना करे उस चीज़ को। अब ये सारी फाइल्स हमने पेस्ट कर दी है मार्सवाई env फाइल के। अब env फाइल हमें जस्ट ओनली हमने की लगानी है env फाइल के लिए, लेकिन इसने दी नहीं है, हमें प्रोवाइड नहीं की env फाइल। तो हम इसे कहते हैं कि भाई हमें जो env फाइल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी दो। तो ये देखिए ये बता रहा है कि ऐड योर ग्रुप, ये अच्छा इसने ऊपर बता दिया, कह रहे हैं कि ऐड योर ग्रोक एपीआई की इन डॉट env फाइल, के भाई आप अपनी env फाइल में ये वाला जो की है ये जस्ट ये पेस्ट करो। तो हमने जस्ट यही की और वैल्यू उठानी है, env फाइल में आना, इसको पेस्ट कर देना। अब हमने जो है इस चीज पे ना अपनी रियल एपीआई की लगानी है। अब रियल एपीआई की कौन सी लगानी है, वही ग्रोक वाली लगानी है, क्लाउड वाली। तो वो आपको सिंपल सा तरीकेकार मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि किस तरह हमने एपीआई की को गेट करना है। आपने क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है कंसोल ग्रोक cloud.com, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आपने लॉगिन करना है और एपीआई कीज की मेन्यू में आ जाना है, टैब में आ जाना है, और जैसे ही आप क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे मॉडल ओपन होगा मॉड्यूल, उसके बाद आपने कोई भी एपीआई की का नेम रख देना है। तो फर्स्ट करें, मैं इसका नेम रख देता हूँ एआई प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे जो एपीआई की है वो जनरेट हो जाएगी। तो हमने इस एपीआई की को कॉपी करना है और अपने वीएस कोड में जाके पेस्ट कर देना है। तो एपीआई की कॉपी हो जनरेट होगी, तो इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद वीएस कोड में आते हैं और ये वाली जो चीज़ है इसको कर देते हैं रिमूव, और ये एपीआई की हमने जो है वो पेस्ट कर दी। फाइल सेव करते हैं। अब हम अपना जो टर्मिनल है वो स्टार्ट करते हैं। अब इधर एक चीज़ देखिएगा कि कल हमें एक इशू ये आया था कि हमने जो है ये डायनामिकली चीज़ को स्टैटिक चीज़ पे चलाने की कोशिश की थी। मैंने गो लाइव कर दिया था, जैसे गो लाइव किया टर्मिनल तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारी एपीआई की वो हिट नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने वर्सल को लॉगिन किया, वर्सल को इंस्टॉल किया, फिर वर्सल को लॉगिन किया, देन जाके हमने वर्सल डेव किया था, देन जाके हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो रन हुआ। तो इस प्रोजेक्ट में भी, इस टूल में भी हमने एग्जैक्ट वैसा ही काम करना है। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, अगेन एक बात क्लियर कर दूं कि जो स्टैटिक चीज होती है ना, स्टैटिक के लिए हम गो लाइव कर सकते हैं, लेकिन जो डायनामिकली चीज होती है या जिसमें एपीआई की लग रही होती है, उसके लिए हमें नोड्स मॉड्यूल्स की कह रहे हैं या एनपीएम की वो जरूरत पड़ती है। उसके बगैर हम डायरेक्ट अगर गो लाइव करने की कोशिश करेंगे, लाइव प्रीव्यू देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें यूआई विजिबल होगा, हमें उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, हमें उसमें जो लॉजिक यूज हो रहा है, जो डाटा आ रहा है पीछे से बैकएंड से, वो चीज़ हम उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको किसी नोड के मॉड्यूल के साथ वो यूज ना करें, यानी कि npm या npm इसके साथ हम यूज ना करें, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसने क्लाउड ने ना हमें आगे इंस्ट्रक्शंस भी बताई थी कि भाई आप जब ये चीज़ें कर लो तो उसके बाद ने आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल, ठीक है। ये हम करते हैं। सबसे पहले कोई डिपेंडेंसी बता रहा है, इसको ज़रा पूछ लेते हैं। जैसे इसने बोला है कि डिप्लॉय इन द 3 स्टेप्स, ठीक है, npm, ठीक है। तो इस चीज़ को ना हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बगैर इस चीज़ के हम जो है किसी भी डायनामिकली फोल्डर को या प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद टर्मिनल ओपन करने का तरीकेकार क्या, अगेन आप देख लें कि कंट्रोल जे आपने एट टाइम प्रेस करना है। कंट्रोल जे जब एट टाइम प्रेस करेंगे टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये बेसिकली क्या है, ये उस फोल्डर का पाथ है कि आपका फोल्डर कंप्यूटर के किस डायरेक्शन में भरा हुआ है, कहाँ आपका जो फोल्डर है वो लाई कर रहा है। तो ये फोल्डर का जो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद ना जब आपने वो कोड उठाना है, npm इंस्टॉल का कमांड उठाना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो हम इंटर करते हैं, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैंने इंटर किया, आप देख सकते हैं इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब जैसे ही डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी, देन हम क्लाउड ने हमें जो है इसका नेक्स्ट स्टेप बताया कि नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि जब से इसकी जो है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है तो एपीआई की ये तो हमने लगा लिया ऑलमोस्ट, उसके कहता है कि npx, सही एपीआई की का इनेबल करने के लिए आपने एंटीवी इंस्टॉल करनी जी जी, क्योंकि बगैर npm के या वर्सल के जो एपीआई की है वो हिट नहीं हो सकती। इसलिए स्टैटिक चीज़ पे ये एपीआई हिट नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको यानी कि ये npm इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ये नोड जैज का बेसिकली ये कह लें कि कमांड है कि ये बेसिकली उसका बैकएंड है, जी एनपीएम इसका बैकएंड है इस एपीआई की का।
नहीं नहीं, बैकएंड नहीं है ये, बेसिकली ये समझ लें कि बैकएंड को चलाने का ना एक वो कह रहे कि जरिया है, एक वे है बैकएंड और फ्रंट एंड को अच्छा अच्छा चलाने का। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसको लिंक करने के लिए आपस जी में। जी, एग्जैक्ट वैसे वे मेक। अच्छा। आप देखेंगे जैसे इंस्टॉल हो रहे हैं ना इधर ये नॉड मॉड्यूल का ये सारे आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं ताकि हम जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मर्ज करके चला सकें। अगर हम ये डायरेक्ट तौर पे गो लाइव करते हैं ना, देखिए अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा हमारे पास इसका जो मेन टर्मिनल है वो ओपन तो हो जाएगा। अब देखिए मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ हमारे पास ओपन टर्मिनल हो जाएगा, इसका यूआई वगैरह सारा ओपन हो जाएगा, लेकिन एपीआई हिट नहीं होगी। वो इस वक्त नहीं होगी जब तक हम ये चीज़ जो है वो इंस्टॉल ना कर लें। ये चीज़ यहाँ हम वर्चुअल को दूसरे तरीके से कल हमने प्रोजेक्ट में वो इंस्टॉल किया था, उस चीज़ को की मदद से भी हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब देखें ये यूआई हमारे सामने ओपन होके आ गया, लेकिन ये जो है एपीआई हिट नहीं करवाएगा। देखो कोई भी मैं चीज़ इसे कहता हूँ, टेस्ट कह देता हूँ। ठीक है, एपीआई हिट नहीं होगी इसकी मदद से, एपीआई हिट नहीं करवा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को इंस्टॉल करना वो ज़रूरी था। तो इस टर्मिनल को करते हैं क्लोज और इसका वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल होती है डिपेंडेंसी इसकी। सर जो डिपेंडेंसी है ये टूल के मुताबिक होती है, कल वर्सल थी आज एनपीएन है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक टूल के मुताबिक नहीं होती ये ना, बेसिकली दो अल्टरनेट्स इसके ना सॉल्यूशंस होते हैं कि अगर तो आप npm इंस्टॉल कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप वर्सल के ज़रिए भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कल वर्सल के ज़रिए हमने हैंडल किया था तो वो भी चीज़ यूज़ हो सकती है और ये भी चीज़ यूज़ हो सकती है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करती जाइएगा। लेकिन मेन जो ज़्यादा यूज़ होती है ना वो npm इंस्टॉल है, कि जब हमने कोई गिटहब से कोई रेपो उठानी होती है उसको क्लोन करते हैं तो उसको चलाने के लिए भी हम npm इंस्टॉल करते हैं ताकि उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ये इंस्टॉल हो गया बट ये है कि अभी टाइम जो है वो एंड हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ठीक।